दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हिमांशु आज आपको सुनाने जा रहा हूं श्री पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की लिखी कहानी उसकी माँ। पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रेमचंद के ज़माने के विख्यात कथाकार हैं और इनकी कहानियों में भी समाज में फैली विसंगतियों, कुरीतियों को उखाड़ फेंकने की बातें कही गई हैं और अंग्रेजों को बाहर से निकाल फेंकने की जमकर चर्चा हुई है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं ऐसी बेहतरीन रचनाएं अपलोड करूं वो आप तक समय पर पहुंच जाएं। तो आइए सुनते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की लिखी बेहतरीन रचना उसकी माँ। दोपहर को जरा आराम करके उठा था। अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा धीरे धीरे सिगार पी रहा था और बड़ी बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई कृति उनमें से निकाल कर देखने की बात सोच रहा था, मगर पुस्तकालय के एक सिरे से दूसरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेजनी, कहीं नीत्शे, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉल्स्टॉय, कहीं ह्यूगो, कहीं मोपांसा, कहीं डिकेंस, स्पेंसर, मैकाले, मिल्टन, मोलियर। उफ, इधर से उधर तक एक से एक महान ही तो थे। आखिर मैं किसके साथ चंद मिनट मन बहलाव करूं, यह निश्चय ही न हो सका। महानों के नाम ही पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया। इतने में मोटर की पौ पौ सुनाई पड़ी। खिड़की से झांका तो सुरमई रंग की कोई फिएट गाड़ी आती दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं, अच्छा ही है, महानों से जान बची। जब नौकर ने सलाम कर आने वाले का कार्ड दिया तब मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त ये कैसे आ गए? पुलिसपति भीतर आए। मैंने हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाली एक गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। वे व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। आज्ञा हो, मैंने भी नम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली, डायरी में से एक तस्वीर। बोले, देखिए इसे, जरा बताइए तो, आप पहचानते हैं इसको? हाँ, पहचानता तो हूं, जरा सहमते हुए मैंने बताया। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। इसका नाम क्या है? लाल। मैं इसी नाम से बचपन ही से इसे पुकारता आ रहा हूं, मगर ये पुकारने का नाम है। एक नाम कोई और है जो मुझे स्मरण नहीं। कहाँ रहता है ये? सुपरिटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है। वो है और उसकी बूढ़ी माँ। हम्म। बूढ़ी का नाम क्या है? जानकी। और कोई नहीं है क्या इनके परिवार में? दोनों का पालन पोषण कौन करता है? 7-8 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया। अब उस परिवार में वो और उसकी माता ही बचे हैं। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ हजार रुपए जमा कर गया था, जिससे अब तक उनका खर्चा चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है कि वो 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिएगा, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ लें, ये सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है। अजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम तो 7 पुश्त से सरकार के फरमाबरदार हैं। और कोई आज्ञा? एक बात और, पुलिसपति ने गंभीरता पूर्वक धीरे से कहा। मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूं, आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें। फिलहाल इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं। लाल की मां। एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीपन करता है? तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना? हूं? भोगोगी। क्या है बाबू? उसने कहा। लाल क्या करता है?
मैं तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती। बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे पड़ती नहीं। हाँ लाल की माँ, बड़ी धर्मात्मा, विवेकी और न्यायी सरकार है ये। जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ, माँ, पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आया, लंबा, सुडौल, सुंदर, तेजस्वी। माँ, उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहां भाग आई है? चल तो, मेरे कई सहपाठी वहां खड़े हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दे। फिर हम घूमने जाएंगे। अरे, जानकी के चेहरे की झुर्रियां चमकने लगी, कांपने लगी उसे देखकर। तू आ गया लाल। चलती हूं भैया, पर देख तो, तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं। तू क्या पाजीपना करता है बेटा? क्या है चाचा जी? उसने सविनय सुमधुर स्वर में मुझसे पूछा। मैंने क्या अपराध किया है? मैं तुमसे नाराज हूं लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के साथी हो। हाँ तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया, ये सोचकर कि यह खबर मुझे कैसे मिली। सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, पर तुरंत ही वह संभला। आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं। हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य हैं। मैं जरूरत बेजरूरत जिस तिस के आगे उबल अवश्य उठता हूं। देश की दुर्व्यवस्था पर उबल उठता हूं, इस पशु हृदय परतंत्रता पर उबल उठता हूं। तुम्हारी ही बात सही, तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बकबक क्यों? इससे फायदा? तुम्हारी इस बकबक से न तो देश की दुर्दशा दूर होगी और न उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो। इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा। मैं केवल चाचा जी ही नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूं। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं, तुम्हारी बूढ़ी मां घूमने लगती है। भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूं? इस भरोसे मत रहना। इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त, मैं कट्टर राजविद्रोही। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरी को दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए, मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या हैं, सुनू तो। जरा मैं भी जान लूं कि अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं। जरा मैं भी तो सुनूं बेटा। मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो जाए। जानकी उठकर बाहर चली। अरे, तू तो जमकर चाचा से जूझने लगा। वहां चार बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूं। उसने मुझसे कहा, समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊंगी। उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जो कहें मान जाना बेटा, ये तेरे भले की ही कहेंगे। वो बेचारी कमर झुकाए उस 60 बरस की वय में भी घूंघट संभाले चली गई। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता नहीं समझी। मेरी कल्पना यह है कि, उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं उनसे जिनसे तुम पंगा लेने जा रहे हो। चरमर हो उठेंगे, नष्ट हो जाएंगे। चाचा जी, नष्ट हो जाना तो यहां का नियम है। जो संवारा गया है वो बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियां हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? जो भी मुझसे हो सकेगा करूंगा। षड्यंत्र, जरूरत पड़ी तो जरूर। विद्रोह, हाँ अवश्य। हत्या, हाँ हाँ हाँ। बेटा, तुम्हारा माथा न जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ रहा है, सावधान। मेरी धर्म पत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी कि मैं पहुंच गया। कुछ पूछने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था। क्यों लाल की माँ, लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानूं बाबू, उसने सरलता से कहा, मगर वे सभी मेरे लाल ही की तरह मुझे प्यारे दिखते हैं। सब लापरवाह। वे इतना हंसते गाते और हो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूं। मैंने एक ठंडी सांस ली। ठीक कहती हो।
वे बातें कैसी करते हैं, कुछ समझ पाती हो? बाबू, वे लाल की बैठक में बैठते हैं। कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने जाती हूं, तब वे बड़े प्रेम से मुझे माँ कहते हैं। मेरी छाती फूल उठती है, मानो मेरे ही बच्चे हैं। मैंने फिर सांस ली। एक लड़का उनमें बहुत ही हंसोड़ है, खूब तगड़ा और बली दिखता है। लाल कहता था वो डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घूंसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने और हो हा हा कर हंसने में समूचे कॉलेज में फर्स्ट है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा परोस रही थी, मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, माँ, तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। तू बूढ़ी, वो बूढ़ी, उसका उजला हिमालय है तेरे केश। हाँ, नक्शे से साबित करता हूं, तू भारत माता है। सिर तेरा हिमालय, माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और जमुना, ये नाक विंध्याचल, थोड़ी कन्याकुमारी। तथा छोटी बड़ी झुर्रियां, रेखाएं, भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियां हैं। जरा पास आ मेरे, इधर। तेरे केशों को पीछे से आगे इधर बाएं कंधे पर लहरा दूं, वो बर्मा बन जाएगा। बिना बर्मा के भारत माता का श्रृंगार शुद्ध न होगा। जानकी उस लड़के की बातें सोचकर गदगद हो उठी। बाबू, ऐसा ढीठ लड़का, सारे बच्चे हंसते रहे और उसने मुझे पकड़ मेरे बालों को बाहर गए अपना बर्मा तैयार कर लिया। उसकी सरलता मेरी आंखों में आंसू बनकर छा गई। मैंने पूछा, लाल की माँ, और भी वे कुछ बातें करते हैं? लड़ने की, झगड़ने की, गोला गोली या बंदूक की? अरे बाबू, उसने मुस्कुरा कर कहा, वे सभी बातें करते हैं। उनकी बातों का कोई मतलब थोड़े ही होता है। सब जवान हैं, लापरवाह हैं, जो मुंह में आता है बकते हैं। कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे। न जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है। मालूम नहीं पकड़ती भी है या वे यूं ही गप्पे हाँकते थे, मगर उस दिन वे यही बक रहे थे। पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। ये अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे घुलाना, मिटाना है। एक ने तो उत्तेजित भाव से कहा, अजी, ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, जो बरबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए खड़े हैं। उफ, इस देश के लोगों के हिये की आंखें मूंद गई हैं। तभी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी आदमी से डरता है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी अपनी आत्मा की चिता संवारते फिरते हैं। नाश हो इस परतंत्रवाद का। दूसरे ने कहा, लोग ज्ञान न पा सकें, इसलिए इस सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। लोग वीर और स्वाधीन न हो सकें, इसलिए अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीतिमर्दक कानून गढ़े हैं। गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पले हुए पशुओं को शराब से, कबाब से मोटा ताजा रखती है सरकार। धीरे धीरे जोंक की तरह हमारे धर्म, प्राण और धन चूसती चली जा रही है ये शासन प्रणाली। ऐसे ही अंट शंट ये बातूनी बका करते हैं बाबूजी। जब ही चार छोकरे जुटे तभी यही चर्चा। लाल के साथियों का मिजाज भी उसी सा अल्लड़ बिल्लड़ मुझे मालूम पड़ता है। ये लड़के ज्यों ज्यों पढ़ते जा रहे हैं त्यों तो बकबक में बढ़ते जा रहे हैं। ये बुरा है, लाल की माँ। मैंने गहरी सांस ली। जमींदारी के कुछ जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गया था। लौटने पर बंगले में घुसने के पूर्व लाल के दरवाजे पर नजर पड़ी तो वहां एक भयानक सन्नाटा सा नजर आया, जैसे घर उदास हो, रोता हो। भीतर आने पर मेरी धर्मपत्नी मेरे सामने उदास मुख खड़ी हो गई। तुमने सुना? नहीं तो कौन सी बात? लाल की मां पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। मैं कुछ कुछ समझ गया, फिर भी विस्तृत विवरण जानने को उत्सुक हो उठा। क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ। वही हुआ जिसका तुम्हें भय था। कल पुलिस की एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया था। 12 घंटे तक तलाशी हुई। लाल, उसके 12-15 साथी सभी पकड़ लिए गए हैं। सबके घरों से भयानक भयानक चीजें निकली हैं। लाल के यहां, उसके यहां भी।
2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र पाए गए हैं। सुना है उन पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज्य उलटने की चेष्टा आदि अपराध लगाए गए हैं। मैंने ठंडी सांस ली। मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि वो लौंडा धोखा देगा। अब ये बूढ़ी बेचारी मरी। वो कहाँ है? तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी। जानकी मेरे पास कहाँ आई? बुलवाने पर भी कल नकार गई। नौकर से कहलाया पराठे बना रही हूं, हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो वे बिल्हड़ बच्चे हवालात में मुरझा न जाएंगे। जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मन ये सरकार उन्हें भूखों मार डालेगी, मगर मेरे जीते जी ये नहीं होने का। और पागल है, भोगेगी। मैं दुख से टूटकर चारपाई पर गिर पड़ा। मुझे लाल के कर्मों पर घोर खेद हुआ। इसके बाद प्रायः 1 वर्ष तक वो मुकदमा चला। कोई भी अदालत के कागज उलट कर देख सकता है। सीआईडी ने और उनके प्रमुख सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोषारोपण किए। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम की थीं, खर्चे और प्रचार के लिए डाके डाले थे। सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मारकर शस्त्र एकत्र किए थे। उन्होंने न जाने किस पुलिस के दरोगा को मारा था और न जाने कहाँ, न जाने किस पुलिस सुपरिटेंडेंट को। ये सभी बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गईं। उधर उन लड़कों की पीठ पर कौन था? प्रायः कोई नहीं। सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं का भाई। उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान वो बूढ़ी रहा करती। वो लोटा, थाली, जेवर आदि बेच बेच कर सुबह शाम उन बच्चों को भोजन पहुंचाती। फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोरती, गिड़गिड़ाती, कहती ये सब झूठ है, न जाने कहाँ से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे घरों से पैदा कर दी हैं। वे लड़के केवल बातूनी हैं। हाँ, मैं भगवान के चरण छूकर कह सकती हूँ, तुम जेल में जाकर देख आओ वकील बाबू, भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं। उसका तन सूख कर कांटा हो गया, कमर झुककर धनुष सी हो गई, आंखें निस्तेज। मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना उसने बंद ना किया। कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन झुंझलाकर उसे झिड़क देते, धकिया देते। उसको अंत तक यह विश्वास रहा कि ये सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, तब वे बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे। तो फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे मां कहकर पुकारेंगे। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई, जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उस बंगड़ लठैत को तथा 2 और लड़कों को फांसी और 10 को 10 वर्ष से 7 वर्ष तक की कड़ी सजाएं सुना दी। वो अदालत के बाहर झुकी खड़ी थी। बच्चे बेड़ियां बजाते, मस्ती से झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बंगड़ की नजर उस पर पड़ी। मां! वो मुस्कुराया। अरे, हमें तो हलवा खिला खिला कर तूने गधेसा तगड़ा कर दिया है। ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहें, मगर तू स्वयं सूख कर कांटा हो गई है। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? मां, उसके लाल ने कहा, तू भी जल्द वहीं आ जाना जहां हम लोग जा रहे हैं। यहां से थोड़ी ही देर का रास्ता है मां, एक ही सांस में पहुंचेगी। वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे, समझती है? वहां बड़ा आनंद है। मां, आएगी ना मां? बंगड़ ने पूछा। आएगी ना मां? लाल ने पूछा। आएगी ना मां? फांसी दंड प्राप्त 2 दूसरे बच्चों ने भी पूछा, और वो टुकुर टुकुर उनका मुंह ताकती रही। तुम कहां जाओगे पगलों? जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए, तब से शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की मां से मिलने से डरता था। उसे रास्ते में देखकर जाने पहचाने बगलें झांकने लगते। मेरा स्वयं अपार प्रेम था उस बेचारी बूढ़ी पर, मगर मैं भी बराबर दूर ही रहा। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता विद्रोही की मां से संबंध रखकर? उस दिन ब्यालू करने के बाद कुछ देर के लिए पुस्तकालय वाले कमरे में गया, किसी महान लेखक की कोई महान कृति क्षण भर देखने के लालच से। मैंने मेजनी की एक जिल्द निकालकर उसे खोला। पहले ही पन्ने पर पेंसिल की लिखावट देखकर चौंका।
ध्यान देने पर पता चला वे लाल के हस्ताक्षर थे। मुझे याद पड़ गई, 3 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को मुझसे मांगकर उस लड़के ने पढ़ा था। एक बार मेरे मन में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ उस लड़के के लिए। उसके पिता रामनाथ की दिव्य और स्वर्गीय तस्वीर मेरी आंखों के आगे नाच गई। लाल की मां पर उसके सिद्धांतों, विचारों या आचरणों के कारण जो वज्रपात हुआ था, उसकी एक ठेस मुझे भी उसके हस्ताक्षर को देखते ही लगी। मेरे मुंह से एक गंभीर, लाचार, दुर्बल सांस निकल कर रह गई। पर दूसरे ही क्षण पुलिस सुपरिटेंडेंट का ध्यान आया। उसकी भूरी, डरावनी, अमानवीय आंखें मेरी आप सुखी तो जग सुखी आंखों में वैसे ही चमक गई जैसे उजड़ गांव के सिवान में कभी कभी भुधी चिंगारी चमक जाया करती है। उसके रूखे फौलादी हाथ, जिनमें लाल की तस्वीर थी, मानो मेरी गर्दन चापने लगे। मैं मेज पर से रबर इरेजर उठाकर उस पुस्तक पर से उसका नाम उधेड़ने लगा। उसी समय मेरी पत्नी के साथ लाल की मां वहां आई। उसके हाथ में एक पत्र था। अरे, मैं अपने को रोक न सका। लाल की मां, तुम तो बिल्कुल पीली पड़ गई हो। तुम इस तरह मेरी ओर निहारती हो मानो कुछ देखती ही नहीं हो। यह हाथ में क्या है? उसने चुपचाप पत्र मेरे हाथ में दे दिया। मैंने देखा, उस पर जेल की मुहर थी। सजा सुनाने के बाद वह वहीं से भेज दिया गया था, यह मुझे मालूम था। मैं पत्र निकालकर पढ़ने लगा। वो उसकी अंतिम चिट्ठी थी। मैंने कलेजा रूखा कर उसे जोर से पढ़ दिया। मां, जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा उसके सवेरे मैं बाल अरुण के किरण रथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फायदा। मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ माँ। जब तक पवन सांस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है। अरे, दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं, बंगड़, वो, ये सभी तेरे इंतजार में रहेंगे। हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे। हाँ मां, तेरा लाल। कांपते हाथ से पढ़ने के बाद पत्र को मैंने उस भयानक लिफाफे में भर दिया। मेरी पत्नी की विकलता हिचकियों पर चढ़कर कमरे को करुणा से कपाने लगी, मगर वो जानकी ज्यों की त्यों लकड़ी पर झुकी, पूरी खुली और भावहीन आंखों से मेरी ओर देखती रही, मानो उस कमरे में थी ही नहीं। क्षण भर बाद हाथ बढ़ाकर मौन भाषा में उसने पत्र मांगा और फिर बिना कुछ कहे कमरे के फाटक के बाहर हो गई, डुगुर डुगुर लाठी टेकती हुई। इसके बाद शून्य सा होकर मैं धम से कुर्सी पर गिर पड़ा। माथा चक्कर खाने लगा। उस पाजी लड़के के लिए नहीं, इस सरकार की क्रूरता के लिए भी नहीं, उस बेचारी बूढ़ी जानकी, लाल की मां के लिए। आह, कैसी स्तब्ध थी। उतनी स्तब्धता किसी दिन प्रकृति को मिलती तो आंधी आ जाती, समुद्र पाता तो बौखला उठता। जब 1 का घंटा बजा, मैं जरा सुगबगाया। ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो हरारत पैदा हो गई है, माथे में, छाती में, रग रग में। पत्नी ने आकर कहा, बैठे ही रहोगे, सोओगे नहीं? मैंने इशारे से उन्हें जाने को कहा। फिर मेजनी की जिल्ल पर नजर गई, उसके ऊपर पड़े रबर पर भी, फिर अपने सुखों की, जमींदारी की, धनिक जीवन की और उस पुलिस अधिकारी की निर्दय, नीरस, निस्सार आंखों की स्मृति कलेजे में कंपन भर गई। फिर रबर उठाकर मैंने उस पाजी का पेंसिल खचित नाम पुस्तक की छाती पर से मिटा डालना चाहा। मां! मुझे सुनाई पड़ा। ऐसा लगा गोया लाल की मां कराह रही है। मैं रबर हाथ में लिए दहलते दिल से खिड़की की ओर बढ़ा। लाल के घर की ओर कान लगाने पर सुनाई न पड़ा। मैं सोचने लगा भ्रम होगा। वो अगर कराहती होती तो एक आध आवाज और अवश्य सुनाई पड़ती। वो कराहने वाली औरत है भी नहीं। रामनाथ के मरने पर भी उस तरह नहीं घिघियाई जैसे साधारण स्त्रियां ऐसे अवसरों पर तड़पा करती हैं। मैं पुनः सोचने लगा, उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी।
खिलौने की तरह, आराध्य की तरह उसे दुलारती और संवारती फिरती थी। पर आह रे छोकरे, माँ! फिर वही आवाज। जरूर जानकी रो रही है, जरूर वही विकल, व्यथित, विवश बिलख रही है। हाय रे माँ! अभागिनी वैसे ही पुकार रही है जैसे वो पाजी गा कर, मचल कर, स्वर को खींच कर उसे पुकारता था। अंधेरा धूमिल हुआ, फीका पड़ा, मिट चला। उषा पीली हुई, लाल हुई। रवि रथ लेकर वहां क्षितिज से उस छोर पर आकर पवित्र मन से खड़ा हो गया। मुझे लाल के पत्र की याद आ गई। मां! मानो लाल पुकार रहा था, मानो जानकी प्रतिध्वनि की तरह उसी पुकार को गा रही थी। मेरी छाती धक 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 करने लगी। मैंने नौकर को पुकार कर कहा, देखो तो लाल की मां क्या कर रही है। जब वह लौट कर आया तब मैं एक बार पुनः मेज और मेजनी के सामने खड़ा था, हाथ में रबर लिए उसी उद्देश्य से। उसने घबराए स्वर से कहा, हुजूर, उनकी तो अजीब हालत है, घर में ताला पड़ा है और वे दरवाजे पर पांव पसारे, हाथ में चिट्ठी लिए, मुंह खोल मरी बैठी हैं। हाँ सरकार, विश्वास मानिए वे मर गई हैं, सांस बंद है, आंखें खुली। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद करता हूं कि ये रचना और मेरी प्रस्तुति दोनों आपको पसंद आए होंगे। आगे भी ऐसी बेहतरीन रचनाएं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।